हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में, जिसमें कि आज मैं आपको इस वीडियो में वन शॉट रियल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक ही वीडियो में रियल नंबर्स को कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दूंगा। सबसे पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रियल नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, इसके बाद रियल नंबर्स में जो कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज दूंगा कि रियल नंबर से आपके बोर्ड लेवल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक टू एडवांस नॉलेज आज मैं आपको इस वीडियो में रियल नंबर्स में प्रोवाइड कराने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए ये वीडियो जरूर स्टूडेंट्स लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज के साथ साथ बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिसमें कि आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर होगा और जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम मैथमेटिक्स में आएंगे, चाहे वो बेसिक हो चाहे वो स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि मैंने चैप्टर का नाम डाला है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें क्या नॉलेज देते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली रियल नंबर्स हमें ये बताते हैं, कलेक्शन बताते हैं किसके किसके बीच में रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स के बारे में। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज अ कलेक्शन बिटवीन रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर। तो मैंने क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर का कलेक्शन और इररेशनल नंबर का कलेक्शन जब कंबाइन हो जाते हैं तो क्या हमें मिल जाता है? रियल नंबर्स मिल जाता है। तो एक तरफ अगर रेशनल नंबर मेरे पास लिखे हो, एक तरफ इररेशनल नंबर लिखे हो, अगर उनको स्टूडेंट्स क्या करें? कंबाइन कर दें और जो उनका जो कलेक्शन कर दें, तो वो हमें क्या मिल जाता है? रियल नंबर्स मिल जाता है। अब मैं आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूं कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो कलेक्शन होता है किसका किसका? रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर का। तो अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि रियल नंबर तो हम सीख गए कि यहां से कलेक्शन होता है रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर का। अब हम ये सीखेंगे कि रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर ये एक्चुअल में होते क्या है। तो हम आपको स्टूडेंट्स बता दें कि जो रेशनल नंबर होते हैं, बहुत शुद्ध भाषा में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में ऐसे नंबर्स जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? रेशनल नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0। मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये न्यूमरेटर को क्या कह देंगे? p कह देंगे, डिनोमिनेटर को क्या कह देंगे? q कह देंगे। तो ऐसे नंबर जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसका स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लें तो एग्जांपल आप देख लीजिए, 1/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, -1/-4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4। तो ये ऐसे आपके सामने नंबर्स लिखे जो क्या है? रेशनल नंबर है। देख लीजिए, ये p upon q की फॉर्म में लिखे, मतलब सीधा सीधा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे गए नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं। ये क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स आर दोस नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, जिनको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर हमारे जो p और q होते हैं ये भी हमारे सेम कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। आपको पढ़ाया जाता है p और q इंटीजर्स होते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है वो होती है कि p और q जो होते हैं बेटा, वो p एंड q आते हैं कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनका एचसीएफ स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 होता है, या फिर जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर 1 होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अभी तक आप क्या सीखे हैं कि रियल नंबर बेसिकली कलेक्शन होता है किसका किसका? रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स का। ठीक, अब चार्ट के थ्रू समझते हैं कि रेशनल नंबर को p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू पहले प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। इररेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको बेटा p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पर p and q आल्सो कोप्राइम इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती। इसके अगर एग्जांपल की बात करें, इसमें रूट आ जाता है, √2, √3, √5, √7 और पाई। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि पाई इज रेशनल और इररेशनल, तो इसमें बच्चे रेशनल लगाए जाते हैं, जबकि पाई स्टूडेंट्स इररेशनल होता है। ये स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स इनका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, जैसे रियल नंबर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है रेशनल और इररेशनल नंबर के बीच में।
ये गैर दूसरे होते हैं, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, तो ये जो है ये यहीं पर फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद इनका कोई भी वजूद नहीं रह जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स रेशनल नंबर का एक बार फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, वो स्टूडेंट्स इसमें हो जाता है इंटीजर में और नॉन इंटीजर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूं कि इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर्स की जो सीरीज है वो देखिए 0 1 2 3 ये सब पॉजिटिव होते हैं। और निगेटिव में आप जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ करूं, तो ये जो राइट हैंड साइड में अगर हम पढ़ेंगे तो प्लस में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ेंगे तो निगेटिव में जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, और जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिकली तो 10th में आपको पता ही होगा, ठीक। अब स्टूडेंट इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर स्टूडेंट वाकई में कुछ नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन इनको कहते हैं। तो जैसे फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं 1/3, 5/3। तो ये जो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि रेशनल नंबर का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है किसमें किसमें, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स में जिनको हम फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और इंटीजर में, ठीक। और इंटीजर का स्टूडेंट्स एक बार फर्दर क्लासिफिकेशन होता है होल नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में। अब स्टूडेंट्स अब हम आपको थोड़ा सा इसमें और नॉलेज दें कि जो होल नंबर की सीरीज होती है वो स्टूडेंट स्टार्ट होती है 0 1 2 3। तो अगर स्टूडेंट्स कोई भी सीरीज आपके सामने 0 से स्टार्ट हो रही है तो उसको हम होल नंबर्स कहेंगे, और अगर वही सेम सीरीज में 0 नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होता है कि अगर होल नंबर्स के बारे में बात करें तो उसमें 0 इंक्लूड होगा, और अगर नेचुरल नंबर के अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा सीधे सीधे काउंटिंग होगी, तो 0 मतलब 1 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ मैंने रियल नंबर्स के बारे में आपको नॉलेज दी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में भी आया होगा कि बेसिकली कलेक्शन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, फिर रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है रेशनल और इरेशनल में। रेशनल नंबर को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं इंटीजर और नॉन इंटीजर में, इनका भी फिर कोई वजूद इसके आगे नहीं होता। फिर इंटीजर को फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है होल नंबर और नेगेटिव नंबर से, इसके बाद 0 और नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर एक चार्ट होता है रियल नंबर का। अगर आप रियल नंबर को समझना चाहते हैं तो ये चार्ट स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। आप पूरा चैप्टर स्टूडेंट जरूर समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल नंबर्स के चार्ट को नहीं समझ पाते हैं तो स्टूडेंट्स फिर दिक्कत हो जाती है। और मैं स्टूडेंट हमेशा आपसे कहता हूं कि हमेशा मैथ के अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। तो अगर आप रियल नंबर्स को शुरू कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको रियल नंबर्स के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए, विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को एक्सप्लेनेशन दें या फिर आप खुद भी पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी तक का इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में था, आगे जो होता है उसको भी आप देखते हैं। अब स्टूडेंट कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है जिनको समझने के बाद आप क्वेश्चंस को काफी हद तक सॉल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है स्टूडेंट्स की प्राइम नंबर। व्हाट आर प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स मैंने अभी तक रियल नंबर्स की डेफिनेशन को इरेज नहीं किया है। तो रियल नंबर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब प्राइम नंबर स्टूडेंट सीखते हैं क्योंकि ये बेसिक्स मैंने आपसे कहा था कि बेसिक टू एडवांस में लेकर चलूंगा, तो प्राइम नंबर्स के बारे में सीखते हैं। प्राइम नंबर स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होते हैं इटसेल्फ। तो आप मैंने क्या लिखा है कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। की ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, जैसे कि मैंने 3 लिखा है, ठीक है। तो 3 एक प्राइम नंबर है, वो हम जानते हैं, लेकिन वो कैसे है जरा इधर देखिए। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, तो 2 फैक्टर होते हैं। तो मैं इसको 2 एरो खींच लेता हूं, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। फैक्टर्स का मतलब होता है जो इससे डिवाइड हो जाए, डिविजिबल हो जाए या कट जाए। तो बताइए जो 3 है, तो बताइए एक तो वो 1 से कट जाएगा, ठीक है, और एक 3 से ही कटेगा। बताइए अच्छा, अगर आप जितनी मैथ सीख चुके हैं अब तक, क्या 3 इन दोनों के अलावा किसी से कट सकता है? नहीं कट सकता। 3 किससे कट सकता है? 1 से कट सकता है। और 3 किससे कट सकता है? अपने आप से कट सकता है। तो यहां पर तो स्टूडेंट 3 देखिए, ये 3 हम लेके चले थे और 3 मेरे पास है, तो बताया 3 ये इटसेल्फ हो गया, और ये क्या है 1, ONE1। तो देखिए ये हमारे पास जो नंबर लिखा है इसके कितने फैक्टर है? सिर्फ और सिर्फ, इसके अलावा कोई 3 फैक्टर तो है नहीं, तो इसके सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आप इसमें चाहे 2 चेक कर लीजिए। अब इसमें 2 मैं थोड़ा फास्ट करके दिखा देता हूं, एक 1 हो जाएगा और एक ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद, क्या कहलाती है
स्टूडेंट्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि 9th हो जाता है, 10th हो जाता है, इवन 12th पास आउट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपना प्राइम नंबर के बारे में पता होता है, रियल नंबर तो छोड़े ही हो स्टूडेंट्स, वो तो थोड़ा सा और एडवांस की बात है कि उन्हें प्राइम नंबर ही नहीं पता होता। उन्हें प्राइम नंबर छोड़ दो, उन्हें फैक्टर्स नहीं पता होते स्टूडेंट रियल में क्या होते हैं। तो आप स्टूडेंट ऐसा ना करें, बेसिक से बिल्कुल पढ़ें, फिर आप एडवांस सीखें, अच्छी बात है। ठीक, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आपने सीख लिया, कंपोजिट नंबर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन से, एक 1 और एक वो खुद। और अगर कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अगर 2 फैक्टर होंगे तो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे, एक 1 और एक इटसेल्फ। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जैसे मैंने 4 लिखा है, तो सबसे पहले 4 के फैक्टर जरा आप ध्यान दीजिए। एक तो स्टूडेंट 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल शुद्ध भाषा में आप समझिए कि जो 4 है, इसके अगर हम फैक्टर्स ऑफ 4 की बात करें कि अगर कि 4 के फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप स्टूडेंट्स कैसे राइट करेंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक क्या होगा, 4 होगा। तो देखिए, बताइए 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, एक तो ये देखिए, एक ये 1, एक ये 2 और एक ये 3, मतलब 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी हो जाएगा और 4 ऑटोमेटिकली 4 से ही हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है कि नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आप भाई 6 को देख लीजिए, तो 6 1 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ 2 से भी कटेगा, साथ ही साथ 3 से भी कटेगा, साथ ही साथ 4 से भी कटेगा। 2 से ज्यादा हो वो कितने भी हो, मेरे उससे मतलब नहीं है, मतलब 2 से सॉरी 4 से नहीं कटेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। 6 जो है देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और ऑटोमेटिकली वो 6 से भी कटेगा। तो देखिए यहां तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। 4 6 8 10 ऐसे बहुत सारे और भी नंबर्स हो सकते हैं जो कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। मेन अप्रोच ये है कि आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में आना चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो खुद अपने आप में होते हैं। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आप यह चेक कर सकते हैं, 4 एक 1 एक 2 और 4 तो ऑटोमेटिकली है, और 6 का देख सकते हैं 1 2 3 और ऑटोमेटिक 6। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक सी डेफिनेशन थी, इसको स्टूडेंट्स अगर आप समझ सकते हैं तो इसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन आते हैं और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो भी स्टूडेंट उन्हीं उस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड सुनने को मिलेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। तो आप स्टूडेंट्स आप आई होप प्राइम नंबर्स के बारे में आप सीख चुके हैं। इसके बाद वाली जो हमारी हेडिंग होगी वो स्टूडेंट्स होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसा कि आप प्राइम नंबर समझिए कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक असल में बहुत सिंपल सी थ्योरम है। मैं बहुत शुद्ध भाषा में आपको समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, आपने उस कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया है। प्राइम फैक्टर और प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है। फिर से मान लीजिए आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, आपने उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, मतलब आपने उसको प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया है और उसके बाद सीधे आपने क्या कर दी है, मल्टीप्लाई कर दी है। तो इसको अगर आप इंग्लिश में कैसे लिखें कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। की आपके पास एक कंपोजिट नंबर है, आपने उसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया है, फिर उसकी मल्टीप्लाई करा दी है, तो ये क्या हो जाएगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। उसको स्टूडेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको जो भी आपको कंपोजिट नंबर दिया गया हो उसका आप स्टूडेंट प्रोडक्ट करते हैं प्राइम नंबर्स में और उसकी पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, और इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। विद एग्जांपल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं कि देखिए मान लीजिए 30 है, तो 30 आपको पता है कंपोजिट नंबर है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो इसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ऐसा पावर में लिख देंगे। ठीक, तो जैसे मान लीजिए 30 है, अब 30 स्टूडेंट आप देखिए 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिए 5 6 30, 2 3 6 और 3 1 3। इसी के साथ साथ मैंने आप यही सेम 3 केस में आपको समझाने की कोशिश करी, जिसमें ये देखिए 3 को मैंने 30 को 3 से कराया कि 10 आ गया, फिर 2 को 10 से 5, फिर 5 को 1 से, फिर 30 को मैंने 2 से काटा है, फिर ये 15, ये 5 3 15 और 3 बन जाती। कहने का मतलब ये है कि मैंने ये 3 केस आपके सामने लिए हैं।
केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। अब 30 स्टूडेंट्स आप समझ गए कि आप देख लीजिए कि तीनों में सेम कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसको हमें क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स, मतलब हमें इन्हें क्या लिखना है, प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स अगर हम इनको लिख देंगे 2 into 3 into 5, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, ये 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। तो देखिए ये स्टूडेंट्स होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि मेरे पास अगर कोई कंपोजिट नंबर है, ठीक, उसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना है। और प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 या तो itself। आप चाहे 2 का केस बना लीजिए, चाहे 3 का बना लीजिए, चाहे 5 का बना लीजिए। तीनों में आप देख लीजिए कि इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 2 है। इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 3 है। इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है और 5 है। तो क्या किसी भी कंडीशन में 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे, नहीं आ रहे, इसका मतलब जो ये हमने लिखा है ये हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसकी पावर देख लीजिए कितनी है, 1 है, तो सीधे सीधे क्या होती है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है सब पावर की, ठीक। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब होता है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपके सामने कंपोजिट नंबर दिया गया है उसको आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में तोड़ दो, सीधा सीधा सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और सीधा सीधा आपका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। मतलब 30 अगर हमें कंपोजिट नंबर दे रखा है और अगर हमें इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लगानी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे आपको इसमें लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट और बचा है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, तो वो स्टूडेंट्स कंप्लीट होते ही आपको मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद बोर्ड के लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए बाय कौन से मेथड से, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप स्टूडेंट्स अब तक सीख चुके हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, अब हम उसको नंबर नहीं कहेंगे, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंपोजिट नंबर के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ ही साथ उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट हम सीखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें स्टूडेंट उल्टा होता है। आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख चुके हैं कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर को आपको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेना है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें उल्टा होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसको जरा बहुत केयरफुली होकर सुनिएगा कि हमको स्टूडेंट्स क्या करना है। जैसे कोई कंपोजिट नंबर दिया गया होगा हम लोगों को, तो उसको स्टूडेंट्स हमको सिंपल में सबसे पहला तरीका है कि उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग उनके मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनकी स्मॉलेस्ट पावर को। एक बार फिर से हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर होगा, उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे और जब हम उसका एचसीएफ निकालेंगे तो हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई जरूर करनी है, लेकिन कौन से पावर की मल्टीप्लाई करनी है, स्मॉलेस्ट पावर की मल्टीप्लाई करनी है। कंपोजिट नंबर लेंगे, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे और उसकी जो सबसे कम पावर होगी उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। कोई 2 नंबर हमारे पास होंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हम वहां पर प्रोडक्ट किसका लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। कोई 2 कंपोजिट नंबर होंगे, उनको स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। जब एचसीएफ निकालेंगे तो उनके जो सबसे कम पावर होगी उनको मल्टीप्लाई करके मेरा एचसीएफ आ जाएगा। इसके साथ ही साथ एलसीएम निकालेंगे तो जो उनकी ग्रेटेस्ट पावर होगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब आप इसमें देखिए हमारे पास 2 नंबर है, एक स्टूडेंट 30 है और एक नंबर मेरे पास 45 है। तो बताइए मैंने 30 का 5 6 30, 2 3 6 और 3 1 3। बताइए मैंने इसके 3 प्राइम फैक्टर निकाले। अब आप चेक कर लीजिए कि 2 3 और 5 ये क्या है, प्राइम फैक्टर है। कैसे प्राइम फैक्टर है कि इनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो ये खुद है और एक 1 है। तो ठीक, तो देख लीजिए कि 30 के 2 3 और 5 मैंने सीक्वेंस वाइज लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 3 और 5 मैंने लिखा है, क्या इनकी पावर 1 ही तो है, बताइए। तो मैंने इनकी पावर 1 करके लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। सिमिलरली मैंने 45 के प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो जिसमें कि प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे क्या मिला, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें 3 की पावर क्या मिली है बेटा, 2 मिली है। 5 की पावर क्या मिली है, 1 मिली है। यहाँ पर हमें यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है बस। तो थोड़ा सा आप सीखने की कोशिश करें कि यहाँ पर तो देखिए 2 की पावर है नहीं, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 0 लिखेंगे और किसी की पावर 0 तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हमें इनको इसमें बनाना है। जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आए हैं, जैसे 2 3 5 है, कोई भी नंबर आता है तो उसमें हमें तीनों शामिल करने, भले पावर 0 क्यों ना लगानी पड़े। तो इसमें देखिए 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन इसमें 3 और 5 है तो मैंने 2 की पावर 0 लिख दिया है।
अब स्टूडेंट्स खेल है समझने का। तो हमें एचसीएफ निकालना है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर का। मतलब हमारे पास दो नंबर्स है, सबसे पहले हमने इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, पावर्स में लिख दिया है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर, मतलब जो इनकी स्मॉलेस्ट पावर होगी उनका हमें प्रोडक्ट लेना है। अरे भाई मल्टीप्लाई करनी है सिर्फ और सिर्फ, बस प्रोडक्ट छोड़ो, मल्टीप्लाई करनी है, बस ऐसे सोच लो। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 0 है। इसमें सबसे कम क्या है, 0 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देखें 0 छोटा होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर 0 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 में 3 की पावर 2 में कौन सा छोटा है, तो 3 की पावर 1 हमें उठानी है, ठीक है। और यहाँ पर आप स्टूडेंट देख लीजिए 5 की पावर 1, ये तो स्टूडेंट सेम ही है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 की पावर 0 स्टूडेंट 1 होता है, ये होता है 3, ये होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 3 15। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा आपका एचसीएफ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो हमें इसमें हाईएस्ट पावर लेंगे, तो वो एचसीएफ उल्टा निकाल देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 0 1 में क्या ग्रेटेस्ट है, तो 1 ग्रेटेस्ट है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 बड़ा है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर तो सेम ही है, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 5 की पावर 1, ठीक। इसके बाद 2 की पावर 1 तो स्टूडेंट 2 होता है, ये होता है 9, ये होता है 5, तो स्टूडेंट से कितना होता है, 9 2 18, 18 5 90। तो ये स्टूडेंट आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब कि 30 और 45 का रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाएगा 15 और 30 और 45 का रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना हो जाएगा 90। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें स्टूडेंट नंबर नहीं, आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, पीक्यू स्क्वायर हो सकता है, तो उसको भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स में तोड़ देना है। अगर आपको स्मॉलेस्ट पावर निकालनी है तो एचसीएफ आ जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर निकालनी है तो एलसीएम आ जाएगा। अब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीख चुके हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो भी आपका कंपोजिट नंबर है उसको आप क्या करें, पावर्स में तोड़ दें और उनकी क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें। अगर ग्रेटेस्ट पावर आ जाएगी तो एलसीएम मेरा हो जाएगा और अगर स्मॉलेस्ट पावर आ जाएगी तो मेरा एचसीएफ हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक जनरल फॉर्मूला और भी होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, ठीक। तो आप स्टूडेंट इसे ऐसे करके लिखेंगे कि लेट टू इंटीजर्स ए एंड बी। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी के, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। जैसे मान लीजिए दो मेरे पास नंबर है, कोई से भी नंबर हो सकते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 4 अननोन क्वांटिटी है। कौन कौन सी, ए बी एचसीएफ और एलसीएम। अब स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हमारे पास 3 क्वांटिटी अगर हमें पता लग जाए तो क्या हम चौथी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, और अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन में मेरे भाई एचसीएफ। तो ये स्टूडेंट्स एक अनदर ट्रिक होती है एचसीएफ और एलसीएम निकालने की, जहां पर ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। सपोज कर लेंगे ए और बी इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के प्रोडक्ट के। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, और एलसीएम हमें निकालना है तो ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छा अप्रोच समझ में आएगा कि असल में हम ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना भी समझ में आ गया है, अभी मैं इसका अगला एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा इसी मेथड में, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग काफी कुछ इसमें पढ़ चुके हैं और आई होप आप सब कुछ इसमें समझ रहे होंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स है, आपको सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना होगा। इसके बाद स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हम लोगों को दिया गया है कि given that HCF of 306 and 657 equal to 9, then we have to find the LCM of 306 and 657। अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स वो लिखेंगे कि we know that A इंटू बी इज इक्वल टू मेरे भाई होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। अभी बताइए कि अभी तक हमने यही तो सीखा है कि ए जैसे मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, तो अगर हम उनका प्रोडक्ट ले लें और एचसीएफ और एलसीएफ का प्रोडक्ट ले लें तो बराबर हो जाता है। तो ये एक छोटी सी अप्रोच हम लोग ने अभी तक सीखी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपका ये एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का, मतलब हमने 306 और 657 को जब हमने सॉल्व किया एज द सम ऑफ देयर एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर, तो हमें इसका एचसीएफ 9 प्राप्त हुआ। तो गिवन में हमें एचसीएफ दे रखा है बच्चों, ये 306 और 657 का एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स ए और बी को फाइंड करने के लिए या ए और बी को समझने के लिए क्या अप्रोच होती है वो आप समझें। आपके सामने ये दो नंबर लिखे हैं 306 और 657। तो इसमें जो बड़ा नंबर होता है उसको आप ए ले लीजिए, बड़ा इसमें स्टूडेंट्स क्या है 657 है, जाहिर सी बात है। और जो छोटा नंबर है उसको स्टूडेंट्स क्या लीजिए 306 लीजिए। तो ए जो है आपका जो बड़ा नंबर है वो ए हो जाएगा,
जो छोटा वाला नंबर है वो b हो जाएगा। आप सीधे सीधे क्या करें, वैल्यू पुट कर दीजिए। हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए, तो a की वैल्यू आप रख दीजिए 657, ये आप रख दीजिए 306। हमें एचसीएफ कितना दे रखा है, इनका देखिए 9 दे रखा है, और ये स्टूडेंट्स एलसीएम हो गया। तो एलसीएम की वैल्यू मेरे भाई आ जाएगी 657 इंटू में 306 अपॉन में 9। अब सीधा सीधा ये तो आप कर ही सकते हैं, ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा 3 4 34, तो एलसीएम इसका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, ये मतलब ये अप्रोच नहीं कि इसका आंसर 22338 आएगा, ये तो स्टूडेंट्स आप खुद भी कर सकते हैं 22338, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे a इंटू बी और हमें एक और क्वांटिटी एचसीएफ दे रखी है या फिर एलसीएफ दे रखी है, मतलब हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटी है, 3 अगर हमें कुछ भी दे रखी होगी तो चौथी हम इससे निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमें एचसीएफ दे रखा है इन तीनों नंबर का 9। एक ही वैल्यू स्टूडेंट्स ऐसे ट्रिक होती है कि जो बड़ा वैल्यू होती है उसको आप 657 मानते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं 306। हमने सिर्फ वैल्यू लगा दी है, इसके बाद हमने 9 बन जाए 9, ये हमने काट दिया, तो ये 22338 इसका आंसर आ गया है। कि अगर आपके पास एचसीएफ दे रखा हो और दो क्वांटिटी आपके पास ए और बी पता हो, तो आपकी जो अननोन क्वांटिटी जो आपकी लास्ट में बचेगी वो चाहे एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, तो ये आपका इजी निकल सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। आई थिंक आपका स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो वो स्टूडेंट्स मैंने आपको फिर फॉर्मूला भी बताया था, तो उसके जस्ट बाद क्वेश्चन करा दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, अब हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग पे हैं। अब स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि अब ये चैप्टर वाकई में शुरू हुआ है। अगर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सिर्फ इस थ्योरम से ही क्वेश्चन आते हैं बस, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, तो स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर वाकई शुरू हुआ है। बाकी अगर अब इससे पहले अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको स्टूडेंट बिल्कुल भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको स्टूडेंट बहुत अच्छे और समझ में आने वाले हैं, क्योंकि सब इसमें वही सब चीजें हैं, क्या रेशनल नंबर होते हैं, क्या अप्रोच होती है, क्या प्राइम फैक्टर होते हैं, कैसे अगर अब वैसे हमें पता है कि √2 क्या होता है, कि रेशनल नंबर होता है, तो हमें कैसे पता है, कि हमें प्रूफ करके बताइए कि भाई √2 क्यों इर्रेशनल होता है। हम ये जानते हैं √3 क्या होता है, इर्रेशनल होता है, √5 क्या होता है, इर्रेशनल होता है, लेकिन हमें प्रूफ करके बताओ भाई क्यों होता है। तो वो इस थ्योरम से हम प्रूफ कर सकते हैं कि √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, ये सब क्यों होते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टूडेंट थ्योरम है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन इससे वो एक कहते हैं आ सकता है, एक कहते हैं आता है, और एक स्टूडेंट में आपको खुला बोल देता हूं कि इस कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन 100% पेपर में मिलेगा जरूर। इसमें स्टूडेंट आपको 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन स्टूडेंट 100% पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स कहने मतलब इसको सीखते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कोई भी पी एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, जिनके 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक क्या होता है, इटसेल्फ होता है। अब आप ये 2 सीख चुके हैं कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, खुद होते हैं वो, और एक इटसेल्फ होता है। ठीक, मतलब 1 एंड इटसेल्फ। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जैसे मान लीजिए कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर p जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है, ये स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 25 है, अगर 25 5 को डिवाइड कर रहा है तो फिर वो अपने मतलब नॉर्मल को भी करेगा। मतलब ये देखिए, ये यहाँ पर 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, ये अपॉन में 5, तो यहाँ पर ये ओरिजिनल नंबर लिखा हुआ। मतलब अगर कोई भी एक हमारा प्राइम नंबर है, अगर वो अपने स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये 5 जो है वो 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 अपने आप को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर इट मींस दैट p डिवाइड्स a। अब आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि अगर 5 अपने 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 अपने आप को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। ठीक, इफ 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर देन इट मींस वी कैन से दैट 5 डिवाइड्स p। तो ये स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, if p divides a square then p divides a, where a is a positive integer। हाँ, एक और इसमें कंडीशन होती है कि जो a है वो हर हाल में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि 5 स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इट मींस दैट कि 5 अपने आप को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई प्राइम नंबर अपने स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा। कोई प्राइम नंबर है अगर वो अपने स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो अपने आप को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके कंसेप्ट
कंप्लीट होते हैं। अब इसमें कंसेप्ट स्टूडेंट्स एक भी नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ हम ये आपको मैं अपने हाथों से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि असल में √2 इर्रेशनल नंबर, √3 इर्रेशनल नंबर, √5 इर्रेशनल नंबर, √7 इर्रेशनल नंबर असल में ये क्यों होते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवाने जा रहा हूं वो आप मान के चलिए 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हमको स्टूडेंट्स ये मानना पड़ता है अपनी तरफ से, तो हम इसमें लिखते हैं लेट √2 एक क्या है, रेशनल नंबर। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये स्टूडेंट्स थोड़ा थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है, तो इसको स्टूडेंट्स आपको कैसे अपने बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से समझेंगे। हम ये जानते हैं कि √2 इर्रेशनल होता है, हमें ये पता है। अब हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, मतलब हम ये जानते हैं, हमें लिख के बताना है कि √2 इर्रेशनल क्यों होता है। तो इर्रेशनल को स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करने के लिए हमें ये अपनी तरफ से मानना पड़ेगा कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब स्टूडेंट्स आपने बेसिक पढ़ चुके हैं कि अगर रेशनल नंबर, अगर हमारा कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो वो सबसे पहली अप्रोच उसकी क्या होगी कि उसको P/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि √2 इज इक्वल टू P/2 क्या हम नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर आप अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो आप यहां लिख सकते हैं कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, so by the definition of rational number √2 is equal to P/Q where P and Q are co-prime integers, ठीक है ना। P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स को-प्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है जिनका एचसीएफ और एलसीएम स्टूडेंट्स कितना होता है, 1 होता है। या फिर आप सीधे सीधे आप स्टूडेंट ऐसे सीखें कि जिनके कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हमें कॉमन फैक्टर कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलता है, यानी 1 मिलता है, तो हमें क्या, तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक, तो कहने मतलब रेशनल हो जाएगा। अगर हमें ऐसा नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है उसे हम P/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q हमारे को-प्राइम इंटीजर्स है ना, और रेशनल नंबर की खासियत होती है कि इनके जो फैक्टर होते हैं वो सिर्फ 1 मतलब आंसर होता है इसका। अगर हमें 1 मिल जाता है मतलब कॉमन फैक्टर, तो स्टूडेंट्स हमारा वो रेशनल हो जाएगा। नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स इर्रेशनल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड का। तो जहां से रूट है वहां पर से हट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि √2 को P/2 के फॉर्म में लिख लिया, जाहिर सी बात है। तो अब ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, मेरे भाई हो जाएगा P² इट मींस दैट 2Q² इक्वल टू P²। फ्रॉम हियर वी कैन राइट Q² इज इक्वल टू P²/2। तो यहां से स्टूडेंट्स आप इसको सेकंड इक्वेशन दे देंगे। अब आप यहां पर लिखेंगे कि इफ 2 divides P², then 2 divides P, मतलब वही बात है कि अगर 2 P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 P को भी करेगा। मतलब अगर 2 उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो अपने आप को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सबसे पहले जल्दबाजी नहीं करेगा, √2 को हमने क्या माना, रेशनल नंबर माना। √2 इज इक्वल टू P/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। A और B को-प्राइम इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग कर दी, √2 का स्क्वायर 2 होता है, P का स्क्वायर P², Q का स्क्वायर Q²। तो 2Q² इक्वल टू P², इट मींस दैट Q² इक्वल टू P²/2। तो यहां पर आप देख लीजिए कि आप खुद देखिए अच्छा कि जो 2 है वो P² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यही तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये इंग्लिश फॉर्म है। अगर इफ 2 डिवाइड कर रहा है P² को, इसका मतलब क्या है, 2 P को भी डिवाइड करेगा। इसका इतना तो बच्चे कर ले जाते हैं। इसके बाद एक अप्रोच लगाएंगे, पुट P इक्वल टू 2R। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग √2 को इर्रेशनल प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, P की जगह 2R रखेंगे, √3 रखेंगे तो 3R रखेंगे, 5 रखेंगे तो 5R रखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो देन वी कैन राइट Q² इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 2R² और यहां पर हो जाएगा 2। अब यहां पर से स्टूडेंट्स आप एक बात देखिए, जैसे हमने √2 को P/2 के फॉर्म में लिखा, राइट। इसके बाद हमने क्या करा, 2 को P²/Q² में लिखा, ये भी ठीक है। Q² इक्वल टू P²/2, मतलब P² और P का हमें क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है, हमें 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है अभी। ठीक, इसमें देखते हैं क्या मिलता है, Q² इज इक्वल टू 4R²/2। कोई बात नहीं है भाई, कट गया। Q² इक्वल टू मेरे भाई हो जाएगा 2R²। तो R² की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q²/2। तो यहां पर से हम मेरे भाई क्या लिखेंगे कि इफ 2 divides Q², then 2 divides Q। ठीक, तो अगर कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर 2 P को डिवाइड कर रहा था P² को, तो 2 P को भी डिवाइड करेगा। P की वैल्यू 2R रखी, तो यहां पर 2 अगर Q को डिवाइड कर रहा है तो
2q² को डिवाइड कर रहा है, तो 2q को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम हेयर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। ठीक है ना, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। अब आपको देख लीजिए कि जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो यहां पर भी हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा था, 2 मिल रहा था। इसके बाद जब हमने p की वैल्यू 2r रखी, 2r ही क्यों रखी, क्योंकि जब √2 प्रूफ करते हैं तो 2r ही रखते हैं। तो यहां पर भी देखो p और q के कॉमन फैक्टर क्या मिल गए, 2 मिल गए। लेकिन हमने तो भाई ये सीखा है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, ये लिखा है, उनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। यहां पर क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है ना, आवर एजम्पशन is wrong, so we conclude that √2 is an irrational number। ठीक है, तो आप समझ लें कि इसकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर, जो इररेशनल नंबर होता है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, √2 को p/2 की फॉर्म में रखेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स में, एक इक्वेशन वहां से बन जाएगी। उसके बाद अगर √2 पूछा गया तो p = 2r रखेंगे। मतलब सेम कंडीशन अगर हमने p² की बनाई है, सेम कंडीशन qr की, सेम कंडीशन q की बनाएंगे, जहां से हम लोग ये देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये पता लग रहा है 2 कॉमन फैक्टर है p का भी, और यहां पर से अगर आप इसको इक्वेशन कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 से हमें पता लग रहा है कि जो ये 2 है ये कॉमन फैक्टर q का भी है। मतलब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि 2 कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का। लेकिन हम ये जानते हैं कि रेशनल नंबर में कॉमन फैक्टर का आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर तो 2 आ रहा है, तो हमारे assumption ही गलत हो गया, शुरुआत से गलत पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि assumption is wrong, so we conclude that √2 is an irrational number। यहाँ तो गलत साबित हो गए ना। हमने क्या सीखा है रेशनल नंबर में कि कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, कॉमन फैक्टर 2 मिल रहा है, तो हम गलत साबित हो गए भाई। अगर हम गलत साबित हो गए तो √2 क्या हो गया, इररेशनल हो गया। और अगर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं √3 कर दूं, तो यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी √3। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर भी 3। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि इफ 3 divides p², इट मींस दैट 3 divides p। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर आप क्या वैल्यू रखेंगे, 3r रखेंगे। तो 3r की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 9r²/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 3 कर लो, तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, बस हो गया काम। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन फैक्टर मिलेगा, यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर मिलेगा। फिर से हमारी assumption रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हम तो भाई कॉमन फैक्टर कितना मान के चल रहे हैं, 1 मान के चले, लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो अगर assumption is wrong, so we conclude that √3 is an irrational number। तो और स्टूडेंट्स अब आप होमवर्क में करके लाएंगे √3, √5, बाकी आप चाहे √7 भी कर सकते हैं, बस इतना कर ले बहुत है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। ठीक, √2 मैंने आपको करा दिया, √3 भी करा दिया, ये तो करा ही दिया है। √5 आप एक बार ट्राई करिए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा, इसमें कॉमन फैक्टर 7 आ जाएगा, तो भी वो इररेशनल होगा। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आ चुका है सेम क्वेश्चन, तभी मैं करा रहा हूं। मैंने आपसे क्या करता, मैं बोर्ड के भी कराऊंगा आपको और एनसीईआरटी के भी कराऊंगा। तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, काफी बार आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ अलग से क्वेश्चन होते हैं, जैसे 3+2 √5, उसकी क्या अप्रोच होती है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे, मतलब जो जैसे आपको मैंने बताया था कि प्रूव दैट √2 इज इररेशनल, ये भी उसी का एक टाइप है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब हमको प्रूव करना है प्रूव दैट 3+2 √5 इज इररेशनल नंबर। जैसे पहले तो सिंगल लिखा हुआ था √2 या √3 या √5, लेकिन अब इसमें अटैच करके लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट वही अप्रोच हम इससे अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि 3+2 √5 इज अ रेशनल नंबर। कोई स्टूडेंट बस आप अप्रोच अगर आप सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन रियल नंबर का आसानी से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3+2 √5 को हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। अब अगर हम किसी को रेशनल नंबर मान चुके हैं तो बताइए 3+2 √5 की वैल्यू को हम बताइए बेटा p/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए। अब यहाँ पर क्या अप्रोच है, आपने हाथ रोकना है यहाँ पर 1 सेकंड के लिए। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा भी जल्दबाजी करी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, उधर क्या था वो तो सिंगल लिखा होता, अगर ये ऐसे करके लिखा होता कि √5 इज इक्वल टू में p/2 लिखा होता, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा होता, तो आप कट से स्क्वायर कर देते, तो 5 इक्वल टू p²/2²। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अटैच में लिखा हुआ है, तो इस यहाँ पर आपको क्या करना है, जरा थोड़ा सा हाथ रोकना है
2√5 इज इक्वल टू मेरे भाई P अपॉन Q, और ये इसको राइट हैंड साइड में भेज देना है सिर्फ 3 को, तो हमारे राइट। तो इसके बाद ये स्टेप बस आपको लिखना है, ये इसमें छोटी सी अप्रोच लगेगी। अगर आपने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो बड़ा खेल खराब हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पर दिक्कत करेगा आपको। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, 2√5 इज इक्वल टू मेरे भाई P माइनस 3Q अपॉन में क्यों। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमारा जो सेम अलग जो नंबर है वो बिल्कुल अलग दिखे, जो रूट वाला है वो बिल्कुल अलग देखिए। अब आप इसको चाहे तो √5 को क्या कर सकते हैं, 2 को आप यहां पर भी ला सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 + 2√5 को P अपॉन Q मानना, इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें ये अटैच हो, अगर सिंगल हो तो स्क्वायर कर देना, अगर अटैच हो तो जो सिंपल नंबर है उसको राइट हैंड साइड में भेज देना, माइनस का हो तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखिए कि अब यहाँ पर आप देखिएगा कि P माइनस 3Q अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। अब आप देख लीजिए कि ये पूरा एक रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि बताइए ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, खुद देखो ना भाई, और P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर है, तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, P माइनस 3Q अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर। ऑल्सो 2√5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि ये भी देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, बट वी नो दैट √5 is an irrational number। ठीक, क्योंकि स्टूडेंट अब तो यार हम जानते हैं ना, अब तो मैं लिख सकता हूं कि √5 एक irrational नंबर होता है। अरे भाई अभी √2 प्रूफ करके आए हैं, √3 प्रूफ करके आए, ऐसे √5 होता है। लेकिन अब हमें पता है, पहले हमें पता था लेकिन हमें लिखना नहीं आता था कि हम कैसे √2 को, √3 को, √5 को इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने 5 मिनट पहले प्रूफ करा है, तो यहां पर से आप देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में रेशनल नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये 2√5 भी रेशनल नंबर, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल ही होगा। अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट इर्रेशनल होगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। Thus 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्योंकि हमें पता है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, ये तो रेशनल है, 2√5 ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन हम ये जानते हैं मेरे भाई कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा इर्रेशनल होगा। तो पूरा जैसे रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो पूरा आंसर हमें इर्रेशनल मिलेगा। पूरा आंसर इर्रेशनल नंबर का मतलब पूरा नंबर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटी सी अप्रोच थी, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। तो अगर यहाँ पर कोई अटैच में अगर आपके सामने लिखा हो तो स्टूडेंट्स आप उसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भेज देंगे। जो स्टूडेंट्स आपका राइट हैंड साइड में आएगा उसको आप अलग रेशनल नंबर दिखाएंगे, जो आपके साथ लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको अलग दिखाएंगे। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होगा जो अपने आप में क्या होगा, इर्रेशनल होगा, तो आखिर में जाके हम क्या लिखेंगे कि जो पूरा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपका चैप्टर आपको बिल्कुल पकड़ में आ गया, बिल्कुल आपके मुट्ठी में आ गया चैप्टर। अगर इससे कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली हैंडल करेंगे। स्टूडेंट्स एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर सेट 3 में पूछा जा चुका है कई बार। आपको प्रूफ करना है 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखाया था कि √2 है, √3 है, √5 वो इर्रेशनल नंबर होता है। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 3 + 2√5 ये इर्रेशनल नंबर होता है, और 1/√2 ये है इर्रेशनल। लेकिन हम इसको रेशनल नंबर मतलब ये इर्रेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पता नहीं इसमें क्या ही करके चले जाते हैं। तो आप इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डिनोमिनेटर की कुछ कंडीशंस होती हैं। आप अगर चाहे तो लिख देंगे कंडीशंस ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर की कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर कभी भी इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो यहां पर आप देख लो कि डिनोमिनेटर 0 तो है नहीं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई है। लेकिन तीसरी कंडीशन में आप देख लो कि डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है। भाई √2 तो इर्रेशनल नंबर होता है, आप अभी बता चुके हैं। तो डिनोमिनेटर में √2 आया है, तो इसको आप रेशनलाइज करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे उसी √2 से। तो देखिए √2 × 1 कितना हो जाएगा, √2, और √2 × √2 दो बार लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस अब इसका काम हो गया। √2/2 है, इसको क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। अब जरा कंडीशन चेक करो, क्या डिनोमिनेटर 0 है, नहीं है। क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, नहीं है। क्या डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है, नहीं है। हो गया भाई। अब आप क्या करेंगे, √2 ऐसे ही रखेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, रूट वाले को अलग कर लो, बाकी सबको अलग कर लो। √2 = 2p क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2p/,
क्यों हो जाएगा? अब देखिए ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है तो ये हो जाए बताइए 2p अपॉन क्यू रेशनल नंबर हो जाएगा, बट WKT का मतलब होता है वीर हो जाए। लेकिन हम बचपन से अब जान रहे हैं कि जो √2 है वो क्या होता है? इर्रेशनल होता है, और इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल होगा। इसका मतलब 1/√2 ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा चैप्टर था जिसमें कि मैंने आपको एक से एक बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं, जिसमें कि ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत बढ़िया सवाल था ये, जिसमें कि ये स्टूडेंट्स अगर आप इस सवाल को हैंडल कर ले जाते हैं तो आप इर्रेशनैलिटी के किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाएंगे। अगर आपकी अप्रोच को समझ में आनी चाहिए कि अगर सिंगल लिखा होगा तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स होगी, अटैचमेंट में आ जाएगा तो उसको सिर्फ नंबर को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, और अगर इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर होता है तो उसको ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशनलाइज करके फिर हम उसको क्या करेंगे? रूट वाले को अलग कर लेंगे, बाकी सबको अलग करके उसको अपने आप हैंडल कर लेंगे। बाकी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि कोई भी नंबर को आप एज अ सम ऑफ देयर प्राइम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, वो भी स्टूडेंट्स मैंने आपको इसमें बताया है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के और क्वेश्चंस को करके इस चैप्टर को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक्सप्लेन बाय, ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट है और ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट है, जिसमें कि मैं आपको एक पार्ट बताऊंगा, एक पार्ट आपको अपना होमवर्क में करके लाना होगा। इसमें लिखा है एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपके सामने फर्स्ट पार्ट लिखा है ये कंपोजिट नंबर है, और ये आपके सामने सेकंड पार्ट लिखा है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके भैया 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं, क्योंकि सेकंड पार्ट स्टूडेंट थोड़ा सा टफ है। 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको अप्रोच यहाँ पर ये लगानी है कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आप 2 से ज्यादा फैक्टर बनाओ। यहाँ पर आप देखो कि ये 5 है और ये 5 है, ये 5 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 7 into 6 इंटू यहाँ पर ये 5 तो बाहर कॉमन मिल गया तो ये बाहर चला जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर से स्टूडेंट से क्या कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो जाएगा 1008 और यहाँ पर ये हो जाएगा 1, तो ये स्टूडेंट्स आपको हो जाएगा 5 इंटू 1009। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए सबसे पहले हमने इसमें 5 कॉमन ले लिया है, और 5 कॉमन लेने के बाद 7 ये लिखा, 6 ये लिखा, 5 कॉमन ले चुके हैं तो बाहर आ जाएगा, 4 ये लिखा, 3 ये लिखा, 2 ये लिखा, 1 ये लिखा। 5 स्टूडेंट से लेके मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो 1 ये आगे लिख दिया है। अब आप एक बात बताइए, 5 इंटू 1009 लिखा है कि अगर इसके आगे अगर 1 लिख दे तो क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे कितने फैक्टर हो गए? मोर देन 2 फैक्टर। और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं क्या कहलाते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका मतलब ये कैसे हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेकंड पार्ट कराया है क्योंकि ये सेकंड पार्ट लॉन्ग था, इसमें हमने कुछ नहीं करा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने 5 को कॉमन ले लिया है, इसके बीच वाले की मैंने क्या करा दिया? मल्टीप्लाई करा दिया, उसमें 1 जोड़ दिया है। यहाँ पर 1008 और 1009 इसकी 1 से गुणा करा दी है कि अगर किसी की मल्टीप्लाई 1 से कराते हैं तो 1 ही मिलता है। 1 खुद में 1000 लिख सकते हैं इसको, तो 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गया। अभी थोड़ा सा स्टूडेंट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप अपने नॉलेज के लिए सीख सकते हैं। इसमें लिखा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 6 की पावर n मतलब यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है, मतलब n एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 6 की पावर अगर हम कुछ भी कर दें, 6 की पावर 1 2 3 4 कुछ कोई भी पावर कर दे 6 की, क्या वो कभी भी क्या वो 0 पर एंड होगा? कैन एंड विद डिजिट 0। तो स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होगा तो उसके स्टूडेंट्स 2 और 5 कॉमन फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 10 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 और 5 आएंगे, 20 के निकाले तो 2 और 5 आ गए, 30 के निकाले तो क्या आएंगे? 2 आएंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर वो हमेशा 0 पर तभी एंड होगा जब उसके कॉमन फैक्टर क्या हो? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में हो। मतलब कि अगर कोई भी नंबर हमारा 0 पर तभी एंड होगा जब वो 2 और 5 उसमें दोनों प्राइम फैक्टर शामिल हो। एक के होने से काम नहीं चलेगा, दोनों होने चाहिए, 2 भी होने चाहिए और 5 भी मेरे भाई होने चाहिए। तो अब एक बात बताइए, क्या 6 की पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 3 जा कितना होता है? 6 होता है। अब आप एक बार खुद ध्यान लगा लो, ये 2 है ना, मैंने आपसे क्या कहा? दोनों होने चाहिए, यहाँ पर 5 तो है नहीं, तो 6 की पावर n कभी भी ये
नहीं होगा 0 पर है। तो मैंने लिखा है अ नंबर इंट विद डिजिट 0 इफ इट कंटेन्स 2 एंड 5 बोथ प्राइम फैक्टर्स। यहां पर मैं आप देख लीजिए बोथ को मैं सर्किल कर देता हूं कि 2 भी होने चाहिए और 5 भी होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो एक आप इसमें घर से करके लाएंगे 4 की पावर n। आप इसके क्वेश्चन में क्या करेंगे, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 140 आपको इसको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर में लिखना है, तो 2 का स्टूडेंट 40 है, सीधा सीधा हो जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यू लेवल में, 140 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है कि प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो, एक को खुद और एक 1। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको रियल नंबर्स पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। एक ही वीडियो में लगभग 1 घंटे की वीडियो, 45-50 मिनट की कंप्लीट वीडियो मैंने आपको बता दी है, जिसमें कि मैंने आपको जो क्वेश्चंस और जो भी कंसेप्ट आपको बताया, इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी बता दिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे कि पहला वाला इसमें आप 13 कॉमन ले लेना तो ये भी हो जाएगा, सीधा सीधा ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स वाले कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो आपके ट्रिकी क्वेश्चन थे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि आपके नॉलेज बढ़े, तो इसमें मैंने आपको सब कुछ इसमें पढ़ा दिया है। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है, बेसिक टू एडवांस नॉलेज दी है मैंने आपको इस वीडियो में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो रियल नंबर में आपको इसके अलावा और किसी भी किताब की और कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रियल नंबर से आप इतना ही पढ़ के चले जाओ, जो मैंने पढ़ाया है इतना ही आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपने मेरी वीडियो एंजॉय करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस क्लास 10 के लिए बना रखी हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप प्लीज स्टूडेंट वो वीडियो जरूर देखें। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।